ओके, प्रीवियस सेशन के अंदर हमने तफसीलन देखा कि रिग्रेशन इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या चीज़ है, किस तरह से हम टाइप ऑफ एरर को फाइंड करते हैं, स्टैंडर्ड डेरिवेशन और वेरिएंस क्या चीज़ है, और उसको फाइंड करने के बाद हम अपनी एक्यूरेसी यानी रिग्रेशन की एक्यूरेसी को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से मेजर कर पाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर को हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पर जाने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है जिसको हम कहते हैं कोरिलेशन। ठीक है, क्योंकि जब हम कोरिलेशन को समझेंगे उसके बाद ही हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं क्या चीज़ है। कोरिलेशन के हवाले से डेफिनेशन पे लिखा हुआ है, देयर मस्ट बी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप साइमल्टेनियस चेंज इन टू वेरिएबल। कोरिलेशन इस चीज़ को शो करता है कि जब आप किसी एक चीज़ पर कुछ इफेक्ट ऐड करें तो उसकी वजह से दूसरी जो चीज़ है आपकी उसके साथ वो भी मुतासिर हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है तो उसके बाद उसकी जो सेल है उस पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितने तरह के हो सकते हैं? दो तरह के हो सकते हैं, यानी ये कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव में बताया जा रहा है कि दोनों चीज़ की डायरेक्शन सेम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, इनकम बढ़ी तो एक्सपेंस भी बढ़ गया, इनकम कम हुई तो आपका एक्सपेंस भी क्या हो गया? कम हो गया। फिर इसी तरह नेगेटिव कोरिलेशन क्या हो सकता है कि दोनों की डायरेक्शन सेम ना रहे, यानी एक चीज़ बढ़े तो दूसरी कम हो जाए, या दूसरी कम हो तो पहली वाली चीज़ बढ़ जाए। तो इसमें क्या हो सकता है? प्राइस और डिमांड, यानी प्राइस कम हुई डिमांड बढ़ गई। ठीक है, प्राइस ज़्यादा हुई डिमांड कम हो गई। तो ये कोरिलेशन को जाहिर करता है। इस कोरिलेशन को हम रिग्रेशन पे भी इस्तेमाल करते हैं, यानी आप जब स्ट्रेट लाइन बनाते हो, ठीक है, जो कि प्रेडिक्टेड होती है, वो इस चीज़ को शो कर रही होती है कि एक्स एक्सिस की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है वाई एक्सिस की वैल्यू पर उसका इफेक्ट आ रहा है, या वाई एक्सिस की वैल्यू जिस तरह से कम हो रही है एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ पर उसका इफेक्ट आ रहा है। इस चीज़ को हम कोरिलेशन कहते हैं। तो इस कोरिलेशन को समझने के बाद अब हमें आर स्क्वायर यानी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन समझ में और भी बेहतर तरीके से आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक रिग्रेशन पर कोई चीज़ प्लॉट की, प्लॉट करने के बाद आप ये देखना चाहते हो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मेरे, ठीक है, उसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू पर कितना इफेक्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, आपने 10 वैल्यू के जरिए से रिग्रेशन लाइन प्लॉट की और उसके बाद एक 11वीं वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो जो प्रेडिक्ट होने के बाद जो वैल्यू आई है उसमें मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था हमारा, उसका कितना पार्ट है, उसका कितना हिस्सा है इस प्रेडिक्शन में। जब उसका आउटपुट शो होगा तो मुझे पता चलेगा कि ये इतना पार्ट इसमें मौजूद है जिसकी वजह से हमारा प्रेडिक्टेड आउटपुट आ रहा है। अभी हम थ्योरेटिकली समझेंगे तो और भी बेहतर तरीके से ये बात समझ में आ जाएगी कि आर स्क्वायर क्या चीज़ है और किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट रिग्रेशन पर मौजूद है। तो समझते हैं। आर स्क्वायर के हवाले से लिखा हुआ है, इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरिएशन इन योर डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन बाय ऑल योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द मॉडल। यानी जो वेरिएशन है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, इस चीज़ को ये मेजर्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो मैंने पहले डिस्कस किया। इट एज्यूम्स दैट एवरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द मॉडल हेल्प टू एक्सप्लेन वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी ये एज्यूम किया जाता है कि हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कुछ हेल्प है या कुछ कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो प्रेडिक्ट होकर आ रहा है। आगे बताया जा रहा है, इन रियलिटी सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेडिक्टर डोंट हेल्प टू एक्सप्लेन डिपेंडेंट टारगेट वेरिएबल। यानी कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जिसका कोई पार्ट नहीं होता आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पर। इन अदर वर्ड, सम वेरिएबल डोंट कंट्रीब्यूट इन प्रेडिक्टिंग टारगेट वेरिएबल। यानी कुछ ऐसे वेरिएबल हो सकते हैं इंडिपेंडेंट जिसका कोई भी प्रेडिक्टेड वैल्यू पर आउटपुट पे इफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जेंडर, ठीक है ना, तो जेंडर का कोई इफेक्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, एक रेस्टोरेंट के अंदर शेफ हैं तो शेफ में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, इसके जरिए से हम उसकी सैलरी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि जेंडर की वजह से भी प्रेडिक्टेड सैलरी पर कोई इसका इफेक्ट आएगा। तो इस तरह से और भी कुछ एग्जांपल्स हो सकती हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे लेकिन इसका कोई भी पार्ट आपके डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्टेड नहीं हो पाएगा। मैथ्स के रिस्पेक्ट से बताया जा रहा है, आर स्क्वायर इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेजिडुअल एरर्स बाय टोटल सम ऑफ द स्क्वायर। यानी जो डिफरेंस आया है वो, और डिफरेंस के बाद उसका सम, टोटल सम ऑफ द स्क्वायर, जो उसका सम स्क्वायर आएगा, देन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 1 इन केस SOT, यानी जो अभी हमने यहाँ फॉर्मूला देखा है, मेजर्स टोटल वेरिएशन, एंड SSREG मेजर एक्सप्लेन वेरिएशन, एंड SSRES मेजर्स अनएक्सप्लेन वेरिएशन। ये फॉर्मूलेस के हवाले से बताया जा रहा है कि फॉर्मूले के अंदर एक एक वैल्यूज जो हैं वो किस तरह से असरअंदाज होंगी, यानी फॉर्मूले को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगी।
कोशिश करेंगे हम सबसे पहले आर स्क्वायर को या आर ई एस एस टोटल इस चीज़ को समझने के लिए हम एक्सेल के अंदर इस चीज़ को प्लॉट करें, ताकि एक्सेल में प्लॉट करने से फ़ायदा ये होगा कि हमें एक एक फॉर्मूले के बारे में चीज़ें समझ में आने लगेंगी और वैल्यू किस तरह से एक्सप्लेन होकर हमारे पास डिस्प्ले हो रही हैं वो चीज़ भी समझना हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। लेट्स सी। ओके, इस सिंपल से डेटा सेट को देखें और इस डेटा सेट को कम्प्लीटली समझने के बाद हमें आर स्क्वायर का फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा और वो किस तरह से कैलकुलेट होता है वो बात भी हमें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास x है, यानी अगर हम x की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। हम अज्यूम करते हैं कि ये ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है और ये विथ रिस्पेक्ट टू ईयर ऑफ एक्सपीरियंस सैलरी कि 1 ईयर पे ये सैलरी है $2000, $200, $2300 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, y माइनस वाई डैश। y माइनस वाई डैश का मतलब ये कि आपने एक्चुअल वैल्यू, ये वैल्यूज थी उसको इसके मीन से माइनस कर दिया, ठीक है, यानी 2000 को माइनस कर दिया इसके मीन से, यानी इन तमाम वैल्यूज को ऐड करके मैंने यहाँ मीन निकाला हुआ है और इसी तरह 3 जो है वो 1 से लेकर 5 तक का मीन है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद आपने क्या किया है, आपने कहा कि जो मीन वैल्यू आई है ना उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, मीन वैल्यू का हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, वाई कैप विच मीन प्रेडिक्टेड वैल्यू, ठीक है, ये रिग्रेशन की वजह से तो आपको मिल ही जाएगा ना भैया, जब आप रिग्रेशन परफॉर्म करोगे तो प्रेडिक्टेड वैल्यू आपको मिल जाएगी, वो एक्चुअली हमें मिल चुकी है प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो जो प्रेडिक्टेड वैल्यू आई उसको हम किससे माइनस कर रहे हैं, मीन से आगे माइनस कर रहे हैं, ये देखो। तो ये एक्चुअल वैल्यू वाई कैप माइनस वाई डैश, कैप का मतलब है प्रेडिक्टेड वैल्यू और डैश का मतलब है मीन, तो यानी $1990 माइनस $2900, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। फिर जो वैल्यू आई है हमारी उसका हमने क्या कर दिया, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद इनके तमाम के स्क्वायर को मैंने सम किया और इसी तरह y माइनस वाई डैश के स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सम कर दिया, ठीक है। सम करने के बाद हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दिया, यानी y कैप माइनस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय y माइनस वाई डैश का स्क्वायर। तो जैसे ही मैंने इसको स्क्वायर किया, अब जो वैल्यू आई है वो हमारी क्या आई है, आर स्क्वायर की आई है। ये हमने एक्सेल में प्लॉट करके देख लिया कि एक्चुअली आर स्क्वायर की वैल्यू किस तरह से फाइंड होती है। फॉर्मूले में बड़ा कॉम्प्लेक्स बताया जाता है, ठीक है, तो यही वजह है कि बहुत सारे सेशन पर हम देखते हैं या किसी स्लाइड पे या ट्यूटोरियल पे, तो वहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूले से बताया जा रहा हो तो समझना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे कि अभी हमें स्टार्टिंग में भी हो रहा था कि SREG से क्या मुराद है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है 1 माइनस SSRES डिवाइड बाय SS टोटल। तो SSRES का मतलब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है समेशन ऑफ y माइनस वाई कैप, तो y डैश माइनस वाई कैप, यानी जो मीन वैल्यू है माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू उसका स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो मीन का है एक्चुअल वैल्यू माइनस y मीन वैल्यू का स्क्वायर, और वही हमने वहां पर किया हुआ दोनों जगह। अगर आप ये देखो यहाँ पर ये चीज है हमारे पास y कैप और ये है y माइनस वाई डैश, यानी एक्चुअल वैल्यू मीन वैल्यू माइनस, फिर यहाँ पर क्या किया हमने प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस y मीन वैल्यू, उसके बाद हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये फॉर्मूले में भी यही कहा जा रहा है। आप देखो इन दोनों को हमने समेशन किया, इनका सम किया और सम करने के बाद हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारी वैल्यूज क्या आ गई, वट जो भी वैल्यूज हमारी यहाँ पर आ रही है वो यहाँ पर शो। अब यहाँ पर ये बात समझनी है कि एक्चुअली ये शो किस चीज को कर रहा है। एक्चुअली आर स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के दरमियान आती है, यानी मैं कह सकता हूँ 0 to 100% के दरमियान। जितनी इसकी वैल्यू 1 के करीब होगी उतनी ही हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू फाइन होगी, करेक्ट होगी, अच्छी होगी। किस चीज़ को शो करता है आर स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू इस बात को शो करता है कि एक्चुअली जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका कितना रोल है आपके प्रेडिक्टेड वैल्यू पर। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर इसका जो कॉन्सेप्ट है या इसका जो रोल है वो 97 है, तो बाकी 0.3 कहाँ से आ रही है भाई चीज़ें। तो बाकी जो 0.3 है वो एरर के फॉर्म पर इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। जो रैंडम एरर है वो भी तो हमारे प्रेडिक्टेड वैल्यू में मौजूद है ना भाई, कुछ एरर की वजह से भी तो चीज़ें आगे या पीछे हो रही हैं। तो जितनी वैल्यूज़ यहाँ पर परसेंट के फॉर्म पर आ रही है 1 के करीब, मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इस पर क्या है, कंट्रीब्यूशन है। और जो वैल्यूज़ इसके अलावा होंगी वो रैंडम एरर की वजह से यहाँ पर आ रही होंगी। यही हमारी बेसिक डेफिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन है आर स्क्वायर की।
अब हम देखते हैं कि एक्सेल के अंदर तो हमने आर स्क्वायर को यहाँ पर देख लिया कि किस तरह से ये फाइंड हो रही है और उसकी वर्किंग हो रही है, ठीक है। ऑल्दो मैं ये शीट भी अपने fadusandcs.blogspot.com पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से ये चीज़ें आप इजीली डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि इस शीट के अंदर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी ऊपर मौजूद है। इसी तरह कोड भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि आर स्क्वायर पाइथन पे हम किस तरह से मालूम करते हैं, क्योंकि उसके लिए तो हम scikit-learn से लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे और वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। लिहाजा इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कर्नल को रीस्टार्ट करता हूँ और लीनियर रिग्रेशन को अपनी मशीन पर क्या कर लेता हूँ, परफॉर्म कर लेता हूँ, जो हम प्रीवियस सेशन पे कर चुके हैं। तो ये हमारा लीनियर रिग्रेशन का कंप्लीट कोड है, ठीक है, जो हम प्रीवियस सेशन पे कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने वो तमाम ओवरऑल कोड जिनकी ज़रूरत होती है शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। देख रहे हैं कि तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा सेट, तमाम चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं और प्रेडिक्टेड वैल्यू भी है। ये हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट से प्रीवियस सेशन पे हमने टाइप ऑफ एरर निकाला है, और ये हमारी रियल टेस्ट वैल्यूज़ हैं जिनके दरमियान हमने टाइप ऑफ एरर देखा था अभी। अब हमें क्या देखना है, आर स्क्वायर की वैल्यू देखनी है कि ये मशीन हमें आर स्क्वायर की वैल्यू क्या देता है। इसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है, इसके लिए हमें एक छोटा सा कोड है जो कि यहाँ पर मैंने इम्प्लीमेंट किया है। स्टैट्स मॉडल लाइब्रेरी की एपीआई को हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें से जो क्लास इंपोर्ट करते हैं उसका नाम है SM, ठीक है। लेट्स सी, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, अपनी मशीन पे यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम समझते हैं कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है स्टैंडर्ड स्टैट्स मॉडल API एज SM, ठीक है। सम टाइम ये इससे वर्क नहीं कर रहा होता है तो हम formula.api भी यूज़ करते हैं। अगर इससे भी ना हो, ठीक है, तो आप tools.tools-add-constant के ज़रिए से भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। मेरी मशीन पर इस पर ये हो रहा था, लिहाजा मैंने इन दोनों को कमेंट कर दिया। तो सबसे पहले मैंने SM इंपोर्ट करने के बाद एक वेरिएबल लिया है x1 के नाम से। वाज़ेह रहे कि हमारे पास दो वेरिएबल ऑलरेडी मौजूद हैं, कैपिटल X एंड स्मॉल y, जो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सबसे पहले मैंने SM ऐड कॉन्स्टेंट में इसको ऐड किया, ठीक है, और x हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, x1 में। फिर उसके बाद हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर के नाम से, जिसको हम OLS कहते हैं। इस पर मैंने अपने वेरिएबल को लिया और फिट किया, और फिट करने के बाद जब मैं इसकी समरी को डिस्प्ले करवाऊंगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रिंट होकर आएंगी, लेकिन इस सेशन पर जिस पे हम बात कर रहे हैं वो आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर है। तो लेट्स सी, हम उसे देखते हैं। तो मैंने इन तमाम लाइनों को सेलेक्ट किया, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, जूम आउट करते हैं, अंडर प्रोसेस, और अब आप देख रहे हो कि एक चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, OLS रिग्रेशन रिजल्ट, और ये पूरा यहाँ पर नीचे जा रहा है। जूम करते हैं और इसे समझते हैं कि ये क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपके तमाम रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट की समरी को शो करता है, जैसे कि कोड पे भी आप देख रहे हो reg.summary लिखा हुआ है। इस समरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि टाइम लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वर कितने, ठीक है, रेजिडुअल कितने, ऑल दो कोफिशिएंट की वैल्यूज़ क्या है, ये हम रिग्रेशन पे मालूम कर चुके हैं, स्टैंडर्ड एरर क्या है, ठीक है, और इसी तरह प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़, सो ऑन सो फोर्थ, तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं। आप इनको देखें और भी बेहतर तरीके से बात आपको समझ में आएगी। अब यहाँ पर आते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 0.957, ठीक है। तो आर स्क्वायर मुझे यहाँ पर जो प्रेडिक्टेड वैल्यू के फॉर्म पर शो हो रही है वो ये वैल्यूज़ हैं जो कितने आसानी के साथ यहाँ पर शो होती हैं, लेकिन इस सेशन पर हमने देखा कि एक्चुअली ये आर स्क्वायर की वैल्यू परफॉर्म या कैलकुलेट किस तरह से इंटरनली हो रही है, उस चीज़ को हमने देखा। तो ओवरऑल आर स्क्वायर का यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि इससे क्या मुराद है कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनका क्या रोल है आपकी वैल्यू पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, और वो किस तरह से हेल्प करके आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहा है। फर्दर जो पॉइंट्स इसमें रिमेनिंग के रहते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रैंडम एरर होते हैं, जिसकी वजह से या तो पॉजिटिव वैल्यूज़ आगे की जानिब जा रही होती है प्रेडिक्शन के फॉर्म पर, या फिर वो नीचे की जानिब यानी नेगेटिव फॉर्म पर जा रही होती है। तो ये ओवरऑल हमने यहाँ पर आर स्क्वायर को देख लिया, इन टर्म ऑफ कोड भी देख लिया और थ्योरी भी देख ली। इसके बाद बारी आती है एडजस्टेड आर स्क्वायर की। एडजस्टेड आर स्क्वायर को हम कम्प्लीटली यहाँ से समझना ज़्यादा बेहतर नहीं है, ऑल्दो हम इसको थ्योरेटिकली सिर्फ लफ्ज़ों में ही समझ लेते हैं, क्योंकि हम आर स्क्वायर समझ चुके हैं, तो एडजस्टेड भी बेहतर तरीके से हमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। आप फॉर्मूले में देख रहे हो लिखा हुआ है आर स्क्वायर पर एक डैश है, ये शो करता है एडजस्टेड आर स्क्वायर को। जब डैश नहीं होगा तो उसका मतलब है सिंपल आर स्क्वायर है, और जब डैश होगा तो एडजस्टेड आर स्क्वायर है।
अब ये क्यों मालूम करते? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास तुम मल्टीपल रिग्रेशन पर काम कर रहे हो। मल्टीपल रिग्रेशन पर आपके पास 3 वेरिएबल्स थे, इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। आपने फाइंड किया, रिग्रेशन वैल्यूज आ गई, आपने आर स्क्वायर मालूम कर लिया, वैल्यूज शो हो चुकी हैं। फर्दर आप जिसके अंडर में काम कर रहे हैं या जिस मकसद के लिए काम कर रहे हैं, वहां पर बताया जाता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मजीद ऐड करना है इसके अंदर। 3 तो ऑलरेडी थे, चौथा भी ऐड करना है। तो तुम जैसे ही चौथा ऐड करके अपने कोड को दोबारा एग्जीक्यूट करोगे तो आप देखोगे आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ जाएगी, और आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़नी नहीं चाहिए। लिहाजा ऐसी सिनेरियो पर जहां पर आप अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की क्वांटिटी बढ़ा रहे होते हैं और आप चाहते हैं कि आर स्क्वायर पे इसका इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसी सिनेरियो पर जो हमारा आउटपुट देखा जाता है वो एडजस्टेड आर स्क्वायर का देखा जाता है। कैसे? एडजस्टेड आर स्क्वायर के अंदर आप देख रहे हो वही वैल्यूज हैं जो आपके पास ऑलरेडी पहले मौजूद थी, लेकिन यहां पर DFE और DFT क्या चीज है, इसको समझने के लिए हम अपने फॉर्मूले को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इस फॉर्म पर। ठीक है, ये जो फॉर्मूला था ये इस तरह से सिंप्लीफाई होकर यहां पर आ गया। लिखा हुआ है 1 माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। उसके बाद लिखा हुआ है n-1 डिवाइड बाय n-p-1। आर स्क्वायर, सिंपल आर स्क्वायर नीचे लिखा हुआ है। उसके आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स। इसका मतलब ये है कि p की जगह जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उसकी क्वांटिटी आप लिखेंगे। कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं? आपके 2 थे, आपने दोबारा एक बढ़ा दिया, या 3 थे, एक और बढ़ा दिया, तो 4 हो गए। तो आप p की जगह क्या लिखेंगे? उसकी क्वांटिटी लिख देंगे। n क्या चीज है? टोटल सैंपल साइज, यानी टोटल कितने आपके साइज ऑफ वैल्यूज हैं, आप वहां पर साइज बताते हैं। तो जब आप वो साइज बता देते हैं, उसके बाद जो वैल्यूज आती है वो एडजस्टेड आर स्क्वायर की आती है, जो कि आपको आपकी वेरिएशन बता रही होती है कि जब आर स्क्वायर बढ़ेगा तो एडजस्टेड आर स्क्वायर घटेगा। ठीक है, आप कह सकते हैं कि अगर आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ रही है तो एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, इन टर्म ऑफ इंक्रीजिंग दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लिहाजा इस फॉर्म के रिस्पेक्ट से अगर मैं चार्ट पे दोबारा चलूं तो आप देख रहे हो कि 0.57 यहाँ पर वैल्यू बढ़ी हुई है, और नीचे जो वैल्यू है 0.55 है, जो कि कम हुई हुई है, क्योंकि ये तो लीनियर रिग्रेशन पे किया हुआ था। अब आप इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये वेरिएशन वैल्यूज चेंज होती हुई आपको दिखेगी। तो इस सेशन के अंदर हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस किया कि डिपेंडेंट वेरिएबल आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या चीज है, क्यों मालूम करते हैं, इससे क्या चीजें पता चल रही हैं। अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि ज्यादा बेहतर है मेमोराइज करने के लिए कि किस तरह से ये चीजें काम कर रही होती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है डिफरेंस बिटवीन आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। एवरी टाइम यू ऐड अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू अ मॉडल। ठीक है, हम एवरी टाइम करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चीज मॉडल में ऐड कर रहे होते हैं। दी आर स्क्वायर्ड इंक्रीज्ड, अभी हमने इस चीज को डिस्कस किया कि जैसे मैं करूंगा तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इवन इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इनसिग्निफिकेंट, यानी अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनसिग्निफिकेंट भी है, यानी उसकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने जेंडर को ऐड किया है, उसके बावजूद भी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। इट नेवर डिक्लाइंस वेयर एज एडजस्टेड आर स्क्वायर इंक्रीजेस ओनली व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सफिशिएंट एंड इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर सिर्फ उस वक्त ही बढ़ता है जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? सफिशिएंट है, पावरफुल है, यानी उस वेरिएबल की स्ट्रेंथ है। अगर उसकी स्ट्रेंथ नहीं होगी, आर एडजस्टेड आर स्क्वायर कभी नहीं बढ़ेगा, जबकि आर स्क्वायर जरूर बढ़ेगा डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से। इसके बाद टेबल ब्लोब के हवाले से एक एग्जांपल बताई जा रही है। एडजस्टेड आर स्क्वायर इज मैक्सिमम व्हेन वी इंक्लूडेड 2 वेरिएबल। जब हमारे पास 2 वेरिएबल थे तो आप देख रहे हो कि एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है वो मैक्सिमम है। इट डिक्लाइंस व्हेन थर्ड वेरिएबल इज एडेड। जैसे ही थर्ड वेरिएबल ऐड हुआ उसकी वैल्यू क्या हो गई? डिक्लाइन हो गई, नीचे चली गई। वेयरएज आर स्क्वायर इंक्रीज व्हेन वी इंक्लूडेड थर्ड वेरिएबल। लेकिन जैसे ही मैंने थर्ड वेरिएबल को ऐड किया, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। इट मीन्स थर्ड वेरिएबल इज इनसफिशिएंट टू द मॉडल। कैसे पता चलेगा इनसफिशिएंट है? क्योंकि एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू कभी भी इंक्रीज नहीं होगी जब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनसफिशिएंट होगा। तो इस टेबल पे आप देख रहे हो 1 के अंदर आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर ये और यहाँ पर ये इससे कम है। आपने एक वेरिएबल बढ़ाया, आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, लेकिन ये अपनी जगह वैसे ही मौजूद है। इसी तरह 88 वैल्यू यहाँ पर है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो आप देख रहे हो इसकी वैल्यू इंक्रीज है, इसकी डिक्रीज।
तो इनसफिशिएंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट में जब बढ़ेगा तो एडजस्टेड आर स्क्वायर कम होगा और आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी। लिहाजा इसी चीज़ को फाइंड करने के लिए कि जो मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ा रहा हूँ उसका कितना इफेक्ट मेरे मॉडल की प्रेडिक्टेड वैल्यू में पड़ रहा है, ये दोनों चीज़ें हमें आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर डिस्प्ले कर देती हैं।